हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यापथ एजुकेशन। इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन बैंकिंग सिस्टम पार्ट 3। ठीक है, इसमें हम पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप जा करके देख लो। और पार्ट 1 भी पढ़ चुका है उस वीडियो पे। ठीक है, यूट्यूब पे आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको टाइटल में भी मिल जाएंगे और बेसिकली थंबनेल देखने में भी आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो में हम पिछले वाले अपने जो कंटेंट को हम आगे लेकर के चलेंगे। पिछले वाले कंटेंट में मैंने बैंकिंग सिस्टम के बारे में बताया, बैंकिंग सिस्टम की हिस्ट्री बताई और बैंकिंग सिस्टम के टाइप्स के बारे में मैं डिस्कस कर चुका था, जिनमें से कुछ बैंक्स के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया था। अब हम इसके आगे वाली बैंकिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमें पढ़ना है नेशनलाइज बैंक। ठीक है, तो नेशनलाइज बैंक के बारे में हम जान लेते हैं कि पहले नेशनलाइज बैंक क्या है, इनकी हिस्ट्री क्या रही है। यहाँ पर साफ साफ हमारे सामने मेंशन है, इन 1969 द इंदिरा गांधी हेडेड गवर्नमेंट नेशनलाइज 14 मेजर बैंक कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है, 14 मेजर कॉमर्शियल बैंक को नेशनलाइज किया गया, जिसमें इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, उसके बाद आपका आता है इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण आप लोगों से कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। आप लोगों से जो है बहुविकल्पीय प्रश्न में भी पूछा जाता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो वो आपका हुआ था 1969 में। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, 1969 में आपके 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। फिर 1980s में हम देखने को पाते हैं कि अ फर्दर 6 बैंक्स वर नेशनलाइज। 1980 में हम 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण करते हैं, जिसमें आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स और पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक। IDBI बैंक इज एन इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी फॉर्मली नोन एज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर्स इन मुंबई। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि IDBI को हम फॉर्मली किस नाम से जानते हैं, हम जानते हैं इसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। इंडिया में जितना भी औद्योगिक विकास के लिए ऋण प्रदान करना या औद्योगिक विकास की तरह से हम कह सकते हैं हेड देना, वो IDBI का काम है। ठीक है, और इसका नेशनलाइजेशन हमने 2005 में किया था। ठीक है, एस्टैब्लिश हुआ है 1964 में, लेकिन इसी 1980 में ही हमने इसका नेशनलाइजेशन कर दिया। आगे हम देखें तो हमें देखने को क्या मिलता है। अब हम बात करेंगे, इस समय भारत में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है, लेकिन अगर करंट सिचुएशन की बात करें, एट टाइम हमारे पास कितने जो है नेशनलाइज बैंक हैं, तो उनमें से हमारे पास सिर्फ 12 हैं। अगर आप पीछे डेटा देखेंगे तो अगर मैं यहाँ आपको पीछे वाला डेटा दिखाऊं तो यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि 14 ये हुए हैं और 6 ये हुए हैं। ठीक है, तो 14 और 6 मिलकर के आपके होते हैं 20। ठीक है, 14 और 6 मिलकर के आपके हो जाते हैं 20, लेकिन इस टाइम पे करंट टाइम में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है, क्योंकि कुछ बैंकों का विलय कर दिया गया है दूसरे बैंक में। जैसे 14 राष्ट्रीयकृत बैंक कौन कौन से हैं मैं देख लेता हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसकी सब्सिडरीज जितने भी हैं, पंजाब नेशनल बैंक विद मर्जर ऑफ ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है, केनरा बैंक है, इसके साथ मर्ज हुआ है सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, मर्जर हुआ है आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया है आपका, इंडियन बैंक है विद मर्जर ऑफ इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, यूको बैंक है, पंजाब ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, पंजाब एंड सिंध बैंक है। ठीक है, तो इस समय करंट टाइम में हमारे पास 12 नेशनलाइज बैंक हैं। ठीक है, कितने बैंक हैं? 12 नेशनलाइज बैंक हमारे यहाँ इस समय फंक्शन में है। आई होप इतना समझ में आ गया। आगे बढ़े हम। अब हम देखेंगे कि प्राइवेट बैंक कौन से होते हैं। ठीक है, प्राइवेट बैंक्स में क्या क्या है। दीज बैंक्स इन विच द मैक्सिमम स्टेक, यहाँ पे ध्यान देना है प्राइवेट बैंक को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। तो मैक्सिमम स्टेक ऑफ शेयर और इक्विटी इज मेंटेन और ओन बाय प्राइवेट इंडियन इंडिविजुअल्स। प्राइवेट बैंक में भी दो तरह के बैंक होते हैं, एक होते हैं फॉरेन बैंक और एक होता है इंडियन बैंक। हम प्राइवेट इंडियन बैंक की बात करें तो उसमें प्राइवेट इंडियन इंडिविजुअल्स होल्ड करते हैं। इनिशियली द इंडियन बैंक सेक्टर वाज डोमिनेटेड बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, बट आफ्टर इन 1990s, इससे पहले क्या होता था कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही इसको डोमिनेट करते थे। इंडियन बैंकिंग सेक्टर जितना भी था, या यूं कहें कि 1990 से पहले प्राइवेट बैंकों की संख्या भारत में कम थी, क्योंकि ज़्यादातर गवर्नमेंट ओरिएंटेड बैंक ही यहाँ पर कार्यरत थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि 1990 के बाद जो है प्राइवेट बैंकों की संख्या हमारे यहाँ बढ़ने लगी है। ऐसा क्या हुआ था 1990 में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि 1990 में ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद ही चीज़ें हमारे यहाँ सुधरनी स्टार्ट हुई हैं। उससे पहले हमारी कंडीशन जो थी वो इतनी ज़्यादा खराब क्यों थी? 1990 में ऐसा क्या हुआ था? बहुत ही सिंपल सा आंसर है। आई होप कि आप इसका आंसर कर पाएंगे। कॉमेंट सेक्शन में मुझे आप लोग इसका आंसर बताइए कि 1990 क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या यूँ कहें कि 1990 और 91 का ये जो ईयर है, ये पीरियड है, ये किस लिए जाना जाता है इंडियन इकोनॉमी के
हिस्ट्री में, ठीक है। तो ऐसे कोई भी बैंक जिनका प्राइवेट इंडिविजुअल इक्विटी या उसके मैक्सिमम स्टेक ऑफ शेयर्स होल्ड करता हो तो वो प्राइवेट बैंक कहलाता है। द इंडियन बैंक sector was dominated by the public sector banks. After the 1990s private sector bank come into the existence and have grown immensely, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि प्राइवेट बैंक जो है 1990s के बाद ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए। तो 1990 में ऐसा क्या हुआ कि इसके पहले ये नहीं कर पा रहे थे और इसके बाद ये कर पा रहे थे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। इंडियन बैंक्स, अब इसमें हम देखते हैं प्राइवेट बैंक के दो पार्ट्स हैं। इंडियन बैंक के कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे यस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईडीबीआई बैंक है, ठीक है। इन सारे बैंकों का लोगो आप देख रहे हो। इन बैंकों को हम इंडियन प्राइवेट बैंक कहते हैं। अब फॉरेन बैंक में हम बात करें तो बैंक ऑफ अमेरिका, ड्यूशेस बैंक, यूनाइटेड ओवरसीज बैंक, ये सारे बैंक्स जो हैं आपके ये प्राइवेट ओन्ड फॉरेन बैंक हैं। आई होप कि टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों से कि मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगा जिससे आप लोग पूरे फर्स्ट चैप्टर को अच्छी तरीके से तैयार कर सके। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए हैं जिन्हें आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने पूरे चैप्टर का बुक से भी रिवाइज कर लिया है और वीडियो देख करके आप समझ गए हैं तो आप कोशिश करिए कि इन सभी क्वेश्चंस का आंसर अपने आप लिखने की कोशिश करिए और 300 वर्ड्स में इनका आंसर होना चाहिए। आपका कितने वर्ड्स में होना चाहिए? 300 वर्ड्स में आपका इनका आंसर होना चाहिए। और प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी एग्जाम के टाइम पे अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपकी पहले से प्रैक्टिस बनी रहे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला है राइट एन एसे ऑन इंडियन बैंकिंग सिस्टम। आपको एक ऐसे टाइप में लिखना है, आंसर को आपको ऐसे टाइप में लिखना है जिसमें 300 वर्ड्स में ही आपको कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है 300 से ज़्यादा नहीं हो सकता या कम नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश करिए कि 300 से ज़्यादा रहे लेकिन कम ना होने पाए, ठीक है, अगर लॉन्ग में लिखना है तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली पर एक निबंध लिखिए। बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। यानी स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद भारतीय बैंकिंग प्रणाली की क्या स्थिति थी। यहाँ पर जो मैंने अभी 1990 के पहले की बात की है, इसमें ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा और आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अब आपको इस पॉइंट में इस क्वेश्चन का आंसर लिखते समय आपको ये बताना होगा 1990 के पहले की सिचुएशन कैसी थी, या हम यूँ कहें कि 1947 से लेकर के 1990 की सिचुएशन, आज़ादी तो हमें यहाँ मिल गई लेकिन यहाँ तक आने में हमारी कंडीशन वर्स की वर्स्टी रही। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ कि 1990 के बाद या हम कहें 1991 से बाद में हमारे साथ ऐसा क्या कंडीशन चेंज हुई कि जिसकी वजह से हमारा इंडियन बैंकिंग सिस्टम काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर पाया। तो आपको इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद। इसमें आपको आरबीआई का इतिहास भी देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको एसबीआई, इंपीरियल बैंक भी देखने को मिल जाएगा क्योंकि स्वतंत्रता से पहले इनकी स्थापना हो चुकी थी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा हुआ एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन बैंक। ऐसे कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को, या यूं कहें इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में जो 14 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, ऐसे कौन से कारण थे कि हमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा। आप यूं कह सकते हैं कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों करना पड़ा, ये हमको ध्यान से समझना होगा। दूसरी चीज, राइट एंड शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। अब आपको इसमें क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखने हैं फॉलोइंग टॉपिक्स पे। जैसे प्राइवेट बैंक क्या होते हैं, इन पे एक शॉर्ट नोट लिख के दिखाइए। पब्लिक बैंक क्या होते हैं, इस पे शॉर्ट नोट लिखिए। और सेंट्रल बैंक क्या होते हैं, इस पे आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। या यूं कहें कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इसको आप लोग शॉर्ट आंसर समझ सकते हो, बट याद रखना इन शॉर्ट आंसर्स में भी आपको एक बात ध्यान रखना कि 100 वर्ड्स के होने चाहिए। 100 से मैक्सिमम 150 तक आप चले जाइए, लेकिन कोई भी एक शॉर्ट आंसर 150 वर्ड से या यूं कहें 100 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको निजी बैंक, सार्वजनिक बैंक और केंद्रीय बैंक पे टिप्पणी लिखनी है, एक छोटी सी नोट्स लिखनी है कि कैसे क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ब्रीफ में बताना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि टॉपिक आपको सारा क्लियर हो गया है। तो अब हम अगली वाली वीडियो में मिलेंगे आपसे। अगली वाली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसको डिस्क्राइब करूंगा। एक चीज़ मैं और इंपॉर्टेंट आप लोगों को बता दूं कि इस पूरे बुक में जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सिर्फ उन पे ही वीडियो आपकी लाई जाएगी। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सिर्फ उस पर वीडियो बनेगी, क्योंकि पूरे सिलेबस को कवर करना वीडियो के थ्रू काफ़ी डिफिकल्ट है मेरे लिए, क्योंकि अकेले ही पीपीटी बनाना और सारी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स और जितना भी इसमें मटेरियल यूज़ होता है उसे खुद से करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको उन सारे टॉपिक्स से फैमिलियर करा पाऊँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके क्वेश्चन पेपर में आने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक आपको जो होगा वो मॉनेटरी पॉलिसी होगा। मॉनेटरी पॉलिसी में आप लोगों को सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के क्या क्या टूल्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मॉनेटरी पॉलिसी नेक्स्ट टॉपिक आपको जो होगा उसमें आपको मैं बता दूंगा। इस वीडियो का पीडीएफ लेक्चर चाहिए तो टेलीग्राम लिंक है, वहां से जाकर के पीडीएफ लेक्चर ले लेना। इन क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो आपकी एक स्पीड बन जाएगी, एक आपकी एक्यूरेसी हो जाएगी एग्जाम पेपर में अपने पेपर को सॉल्व करने की, ठीक है। नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।